प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत, लेक्चर नंबर 37। बेटा, जब हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो राजनीति दर्शन का जो जनक है वो कौन कहलाता है बेटा? प्लेटो। प्लेटो राजनीतिक सिद्धांत के जनक हैं, राजनीति दर्शन के जनक हैं। और राजनीति विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। तो जब हम प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक का अध्ययन करते हैं तो रिपब्लिक का उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, मतलब न्याय की मीमांसा। अर्थात प्लेटो की रचना रिपब्लिक का दूसरा नाम है कंसर्निंग जस्टिस, अर्थात न्याय की मीमांसा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत मुख्य जो विवेच्य विषय बनाया है वो न्याय को बनाया है। अर्थात न्याय के ऊपर प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में सबसे ज़्यादा लिखा है। और प्लेटो का जो लक्ष्य था वो आदर्श राज्य की स्थापना था, जिसके अंतर्गत शासन की बागडोर दार्शनिक राजा के हाथों में होगी और आदर्श राज्य का जो आधार होगा वो न्याय होगा। इसलिए सबसे पहले हमें प्लेटो के न्याय सिद्धांत को या प्लेटो की न्याय की अवधारणा को समझना अति आवश्यक है। तो आप नोट करेंगे प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत, लेक्चर नंबर 37। यस बेटा, नोट करें। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को समझें। इस डायग्राम को समझने के बाद में आप जो है प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत को, जस्टिस थ्योरी को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे आदर्श राज्य। क्या मतलब बेटा? प्लेटो के चिंतन का जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, वो क्या है? आदर्श राज्य। मतलब प्लेटो का जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, गंतव्य था, वो आदर्श राज्य की स्थापना था। और ऐसा आदर्श राज्य जिसके अंतर्गत जो है शासन की, सत्ता की बागडोर दार्शनिक राजा के हाथ में होगी। स्वयं प्लेटो ने कहा है कि जब तक एक राजा को दार्शनिक या दार्शनिक को राजा नहीं बना दिया जाएगा तब तक नगर राज्य में बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। मतलब प्लेटो ने स्पष्ट कर दिया कि भी आदर्श राज्य के अंतर्गत सत्ता की जो बागडोर होगी वो बुद्धिमान लोगों के हाथों में होगी। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि या तो राजा को दार्शनिक बना दो, मतलब बुद्धिमान बना दो, या जो दार्शनिक है, बुद्धिमान है, उसको राजा बना दो, अर्थात उसको सत्ता सौंप दो। मतलब कुल मिलाकर के प्लेटो ज्ञान की संप्रभुता चाहता है, विवेक का शासन चाहता है, बुद्धि का शासन चाहता है। तो आदर्श राज्य प्लेटो के चिंतन का केंद्र बिंदु है। आगे मैंने लिखा 3 तत्व। देखो बेटा, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को स्पष्ट करने से पहले, या मैं कहूँगा कि प्लेटो के किसी भी विचार को या सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए हैं: विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक, साहस और तृष्णा। क्या मतलब? मानव आत्मा के 3 तत्व या गुण बताए हैं। विवेक, मेरा संकेत देखेंगे, विवेक, साहस और तृष्णा। अब प्लेटो कह रहा है कि इन 3 तत्वों के आधार पर 3 वर्ग बनते हैं। समाज में जितने भी विवेकवान बुद्धिमान लोग होते हैं उनसे मिलकर के दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण होता है। समाज में जितने भी साहसी लोग होते हैं उनसे मिलकर के सैनिक वर्ग का निर्माण होता है। और समाज में जितने भी तृष्णा, क्षुधा या भूख से संबंधित लोग हैं उससे उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब प्लेटो ने कहा कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, 3 तत्वों के आधार पर ही समाज में 3 वर्ग बनते हैं। बाकी मुख्य बात हम जो न्याय की आएगी आगे एक एक समझेंगे। तो एक पृष्ठभूमि नोट करेंगे। 3 मानव आत्मा के 3 तत्व बताइए, 3 तत्वों से समाज में 3 वर्ग बनते हैं: दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। आगे मैंने लिखा है बेटा, प्लेटो की जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय है। क्या है? आधारशिला न्याय है। आधारशिला न्याय है। और आधार स्तंभ क्या है? शिक्षा और साम्यवाद। क्या है? शिक्षा और
साम्यवाद, शिक्षा और साम्यवाद। तो जिसमें आज हम चर्चा किसकी करेंगे, न्याय के सिद्धांत की। मतलब प्लेटो के आदर्श राज्य की जो आधारशिला है वो न्याय है, जस्टिस है। तो सबसे पहले हम न्याय को ही समझेंगे कि प्लेटो के अनुसार जस्टिस क्या है, न्याय क्या है। बेटा राजनीतिक चिंतन का जब हम अध्ययन करते हैं तो राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मूल अवधारणाएं तो वही बनी रहती हैं, लेकिन उन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। इसका मतलब जैसे जस्टिस है, मूल अवधारणा न्याय, तो न्याय के ऊपर प्लेटो ने भी लिखा है, अरस्तु ने भी लिखा है। प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया है, अरस्तु ने न्याय का सिद्धांत दिया है। आधुनिक समय की बात करते हैं तो जॉन रॉल्स जैसे विचारकों ने भी जो है न्याय का सिद्धांत दिया है। और हम आगे बढ़ते हैं तो वास्तविक रूप में आज जो है न्याय को एक कानून न्याय माना जाता है, न्याय को कानून न्याय माना जाता है, जबकि प्लेटो ने न्याय को नैतिक न्याय कहा था। तो समय और परिस्थिति के हिसाब से राजनीतिक अवधारणा के ऊपर जो चिंतन मनन है वो बदलता रहता है। मूल अवधारणा तो वही होती है। जैसे न्याय प्राचीन समय में था, मध्ययुग में भी न्याय की अवधारणा थी, आज भी न्याय की अवधारणा आगे भी रहेगी, लेकिन इसका अर्थ समय के हिसाब से बदलता रहता है। अब हम मूल बात पर आते हैं। क्या, सबसे पहले तो आपके नोट करना है, एक विद्वान है गैटेल। गैटेल कहते हैं कि न्याय की धारणा प्लेटो के राजनीति दर्शन की पराकाष्ठा है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो न्याय की धारणा है, न्याय की अवधारणा है, जो न्याय का सिद्धांत है, वह प्लेटो की राजनीति दर्शन की पराकाष्ठा है। मतलब प्लेटो के राज दर्शन की अगर पराकाष्ठा किसी में मिलती है तो वह प्लेटो के न्याय सिद्धांत में मिलती है, प्लेटो की न्याय की अवधारणा में मिलती है। ये बात गैटेल कह रहे हैं। अब हम प्लेटो ने न्याय का क्या अर्थ बताया है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, इसको समझें। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि प्लेटो से पहले न्याय के बारे में 3 सिद्धांत प्रचलित थे, और इन 3 सिद्धांतों की एक विशेषता थी कि तीनों के तीनों सिद्धांत न्याय को बाहरी वस्तु मानते थे, जबकि प्लेटो न्याय को मानव आत्मा की, अंतरतम की, मानव आत्मा की, मानव अंतरतम की, मानव मन की वस्तु मानता है। प्लेटो न्याय को आंतरिक वस्तु मानता है, जबकि प्लेटो से पहले जो 3 सिद्धांत प्रचलित थे वो न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो से पहले न्याय के बारे में 3 सिद्धांत प्रचलित थे। न्याय संबंधी विभिन्न सिद्धांत, 3 सिद्धांत प्रचलित थे। पहला न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, दूसरा न्याय की उग्रवादी विचारधारा, और तीसरा न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत। बेटा प्लेटो से पहले न्याय के 3 सिद्धांत मौजूद थे। मैं फिर कह रहा हूँ, इन तीनों सिद्धांतों की एक विशेषता थी कि न्याय को बाहरी वस्तु मानते थे, जबकि प्लेटो न्याय को मानव आत्मा की वस्तु मानता है। कैसे मानता है मानव आत्मा की वस्तु, ये मैं समझाऊंगा। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत जिसके प्रतिपादक सेफालस हैं। कौन है बेटा, सेफालस। सेफालस कहते हैं कि न्याय सत्य बोलने और कर्ज को चुकाने में है। क्या, न्याय सत्य बोलने और कर्ज को चुकाने में है। लेकिन इस बात को प्लेटो स्वीकार नहीं करते हैं, और प्लेटो कहते हैं कि भाई कभी कभी सत्य बोलने से और कर्जे को चुकाने से न्याय नहीं होता बल्कि अन्याय होता है। प्लेटो तर्क दे रहे हैं। कैसे, जैसे प्लेटो ने कहा, मान लीजिएगा मैं मेरे ऊपर लागू करता हूँ ये बात कि मैं विदेश यात्रा के ऊपर घूमने के लिए जाता हूँ और मेरे पास एक राइफ़ल है। अब मैं मेरी राइफ़ल अपने पड़ोसी के पास रख देता हूँ कि भाई मेरी राइफ़ल आप रख लीजिएगा, और जब मैं विदेश से घूम करके भ्रमण करके वापस आ जाऊँगा तो मेरी राइफ़ल आप वापस लौटा देना। अब मैं विदेश घूमने के लिए जाता हूँ और 10-15 दिन तक घूम करके वापस आता हूँ, लेकिन ईश्वर ऐसा ना करे कि मैं जो हो मानसिक रूप में विकृत हो जाता हूँ, मानसिक रूप में विकृत हो जाता हूँ, पागल रूप में हो जाता हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे इतना होश है कि मेरी वस्तु मेरे पड़ोसी के पास में है, और मैं अपनी वस्तु मतलब राइफ़ल अपने पड़ोसी से मांगता हूँ कि भाई मेरी राइफ़ल मुझे दे दो। मुझे इतना ही ज्ञान है बस। अब यहाँ पर राइफ़ल देना, इसका मतलब चूँकि मेरी वस्तु उनके पास है तो सत्य बोलना पड़ेगा, एक राइफ़ल है और मेरा कर्जा है, मतलब मेरी राइफ़ल उनके पास है तो मुझे लौटाना चाहिए। लेकिन यहाँ वो राइफ़ल यदि मुझे लौटा दी जाती है, अब चूँकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो राइफ़ल मुझे देते ही तुरंत मैं उनको भी मारूंगा और अपने आप को भी समाप्त कर दूंगा। तो ये न्याय है, ये अन्याय। इसलिए हमेशा सत्य बोलना और कर्ज को चुकाना न्याय नहीं होता है, ये प्लेटो कह रहे हैं। जबकि सेफालस कह रहे हैं कि न्याय सत्य बोलने और कर्ज को चुकाने में, लेकिन प्लेटो कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत बात है। कभी कभी सत्य बोलना भी अन्याय होता है, कभी कभी कर्ज को चुकाना भी अन्याय होता है। अब समझेंगे आप, ठीक है। मैं अगर इसी ही व्याख्यांश को बहुत लंबा लूँ तो 2 घंटे में ये बात पूरी नहीं होगी, मैंने संकेत दे दिया है। एक विद्वान और है पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस कहते हैं न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। पॉलीमार्कस कह रहे हैं कि न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि भाई किसी ने हमारे साथ शत्रुता की तो हम भी उसके साथ शत्रुता करें, किसी ने हमारा हित किया तो हम भी उसका हित करें। इसका मतलब तो यही है कि भाई मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता बरती जाए। लेकिन प्लेटो कह रहा है कि ये कोई न्याय नहीं है। तीसरा ध्यान देंगे,
दूसरा सिद्धांत आता है न्याय की उग्रवादी विचारधारा या न्याय का उग्रवादी सिद्धांत। इसमें तो परंपरावादी सिद्धांत में सेफालस और पोलीमार्कस की बात आती है। न्याय की उग्रवादी विचारधारा या न्याय के उग्रवादी सिद्धांत में थ्रेसिमेकस की बात आती है। थ्रेसिमेकस कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। थ्रेसिमेकस कह रहे हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, और समाज के अंदर शक्तिशाली कौन होती है? सरकार होती है, और सरकार के द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसका पालन करने में ही न्याय है। लेकिन प्लेटो कहता है कि ये भी कोई न्याय नहीं है। तीसरा है न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत। न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक ग्लूकोन है। ग्लूकोन कहते हैं न्याय भय का शिशु है, न्याय भय का शिशु है। प्लेटो कहते हैं कि यह भी जो है एक उचित सिद्धांत नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि इन तीनों सिद्धांत, मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि अगर इनकी मैं बहुत लंबी व्याख्या करूँगा तो 1 घंटे में भी ये तीनों सिद्धांत भी पूरे नहीं हो पाएंगे। हमें तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझना है। ये न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं, मतलब इन तीनों सिद्धांतों की विशेषता ये है कि ये न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं। तीनों सिद्धांत का मतलब परंपरावादी सिद्धांत, यस, उग्रवादी सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत, ये तीनों के तीनों सिद्धांत न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं। और प्लेटो की ये विशेषता है, प्लेटो के न्याय की ये विशेषता है कि प्लेटो न्याय को मानव मन की, मानव आत्मा की, मानव अंतरतम की वस्तु मानते हैं। जैसे मैंने नोट भी किया है, न्याय मानव आत्मा की वस्तु है। प्लेटो कहते हैं कि न्याय मानव आत्मा की वस्तु है। कैसे है ये समझेंगे। आप ध्यान दें, प्लेटो का न्याय सिद्धांत समझना है हमें। सबसे पहले एक विद्वान है फॉस्टर, कहते हैं कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो का न्याय है। मतलब फॉस्टर ने कहा है कि जिसे आजकल हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है। एक विद्वान और हैं क्वायरे, आधा कह है क्वायरे। क्वायरे कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक को उसके अनुकूल कार्य और भूमिका देना ही न्याय है। प्रत्येक नागरिक को उसके अनुकूल कार्य और भूमिका देना ही न्याय है। उसके अनुकूल कार्य, भूमिका, ये 3 तत्वों के आधार पर हम बताएंगे आपको। प्रत्येक नागरिक को उसके अनुकूल कार्य और भूमिका देना ही न्याय है, ये क्वायरे कहते हैं। और स्वयं प्लेटो कह रहे हैं कि न्याय मानव आत्मा की वस्तु है, न्याय मानव अंतरतम की वस्तु है। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में मानव आत्मा में जो 3 तत्व पाए जाते हैं, जैसे यहाँ मैं आपको समझाऊंगा, विवेक, साहस और तृष्णा। अब जरा ध्यान दे इधर। प्लेटो कह रहे हैं कि राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है। अर्थात प्लेटो ने कहा है कि वास्तव में राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का ही विराट रूप है। व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप कैसे है? जैसे मानवीय आत्मा के 3 तत्व हो गए, विवेक, साहस, अब जरा समझना है आपको, तृष्णा। इन 3 तत्वों से 3 वर्ग बन जाते हैं, दार्शनिक, शासक वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अब जरा समझें, राज्य व्यक्ति की विशेषताओं को विराट रूप है, तो इसका मतलब यहाँ ये जो है विवेक, साहस और तृष्णा, ये मानवीय आत्मा के तत्व हो गए, आत्मा के तत्व हो गए। और ये जो 3 वर्ग बन गए, इधर कर देंगे हम राज्य, इधर कर देंगे हम राज्य। तो इसका मतलब राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। अर्थात मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। इन 3 तत्वों के आधार पर ही समाज में 3 वर्ग बनते हैं। विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग, साहस से सैनिक वर्ग और तृष्णा से उत्पादक वर्ग बनता है। अब न्याय क्या है इसको समझना है। मैंने यहाँ लिखा है न्याय के 2 रूप हैं, मतलब प्लेटो ने न्याय के 2 रूप बताए हैं। कैसे? एक तो व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय का मतलब है कि मानवीय आत्मा में जो 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, तो इसके अंतर्गत भले कोई भी व्यक्ति हो, एक तत्व उसमें ज़्यादा होगा, एक तत्व की प्रधानता होगी। किसी में विवेक ज़्यादा होगा, किसी में साहस ज़्यादा होगा, किसी में तृष्णा क्षुधा भूख ज़्यादा होगी। तो जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता होती है, उस काम को ईमानदारी से यदि वो व्यक्ति करता है तो वो व्यक्ति न्यायी है। इसी को व्यक्तिगत न्याय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ, विवेक, साहस और तृष्णा, इन 3 तत्वों में कौन सा तत्व हमारे अंदर ज़्यादा है? किस तत्व की प्रधानता है? विवेक की प्रधानता है। तो विवेक की प्रधानता, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ईमानदारी से अध्ययन अध्यापन का कार्य करना चाहिए। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो इसका मतलब मैं एक न्यायी शिक्षक हूँ। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति की आत्मा में साहस ज़्यादा होता है तो रक्षा संबंधित कार्य ईमानदारी से करे, किसी में तृष्णा ज़्यादा होती है तो उत्पादन संबंधित कार्य ईमानदारी से करे। यदि एक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा करता है, अपनी आत्मा की तत्व की प्रधानता के आधार पर व्यक्ति काम करता है, तो वह व्यक्ति न्यायी होता है। अब इन 3 तत्वों के आधार पर समाज में 3 वर्ग बनते हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। ठीक यही बात यहाँ लागू होगी। समाज के अंतर्गत दार्शनिक शासक वर्ग शासन से संबंधित काम ईमानदारी से करे, सैनिक वर्ग रक्षा संबंधित कार्य करे, उत्पादक वर्ग उत्पादन संबंधित कार्य। ये
यदि तीनों वर्ग अपना अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो ऐसा समाज और राज्य न्यायी होगा। उस समय राज्य और समाज में अंतर नहीं माना जाता था प्लेटो के समय में। प्लेटो के समय में राज्य और समाज का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको आप सामाजिक न्याय भी कह सकते हैं, राजनीतिक न्याय भी कह सकते हैं। अतः आप यहाँ ये समझेंगे कि प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक या राजनीतिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के अंतर्गत जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता होगी वो व्यक्ति वो काम करे। किसी में बुद्धि ज़्यादा है तो बुद्धि का काम करे, साहस ज़्यादा तो रक्षा का काम करे, तृष्णा क्षुधा भूख ज़्यादा है तो उत्पादन का काम करे। यही बात दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक और उत्पादक वर्ग पर लागू होगी। समाज में 3 वर्ग बन जाएंगे इन 3 तत्वों के आधार पर। तो दार्शनिक शासक वर्ग शासन संबंधित कार्य करे, सैनिक वर्ग रक्षा का काम करे, उत्पादक वर्ग उत्पादन का काम करे। अगर ये तीनों वर्ग अपना अपना काम करते हैं तो वह समाज या राज्य न्यायी होगा। और एक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर उसमें जिस तत्व की प्रधानता है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार काम करता है तो व्यक्ति न्यायी है। इसलिए प्लेटो ने न्याय के 2 रूप बताए, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। तो आप नोट करेंगे प्लेटो ने न्याय के 2 रूप बताए, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। इसके बाद में स्वयं प्लेटो न्याय की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य उपलब्ध हो वही न्याय है। प्लेटो स्वयं कह रहे न्याय की परिभाषा देते हुए प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य उपलब्ध हो वही न्याय है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके लिए उसकी योग्यता के अनुरूप है, उसकी क्षमता के अनुरूप है, वही काम उसको दे दिया जाता है तो वह ही न्याय है। अब आप देखेंगे दार्शनिक शासक वर्ग को अपना काम करना चाहिए, सैनिक वर्ग को अपना काम करना चाहिए, उत्पादक वर्ग को अपना काम करना चाहिए। अब उसके अनुरूप ही कार्य यदि व्यक्ति को सौंपा जाता, मतलब एक व्यक्ति को अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार अपने कार्यों को करना ही न्याय है। अर्थात एक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार काम करता है तो वह व्यक्ति न्यायी है, और सामाजिक स्तर पर तीनों के तीनों वर्ग अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार अपना अपना काम करते हैं तो वह समाज या राज्य न्यायी है। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि न्याय का सीधा साधा सा अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना काम करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय है। प्लेटो का न्याय मानव मन की वस्तु है, मानव आत्मा की वस्तु है, अंतरतम की वस्तु है। जबकि प्लेटो से पहले जो न्याय के 3 सिद्धांत प्रचलित थे ये तीनों की एक विशेषता थी कि न्याय को बाहरी वस्तु मानते थे, जबकि प्लेटो ने कहा है कि न्याय कहीं बाहर नहीं मिलता है, न्याय तो मानव मन की वस्तु है, मानव आत्मा की वस्तु है। इसलिए प्लेटो का न्याय एक नैतिक न्याय है, कानूनी न्याय नहीं है। अब इन विशेषताओं को समझेंगे आप, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विशेषताएं। अब प्लेटो के न्याय की विशेषताएं जो निकलती हैं वो सब यहाँ तक हमने जो समझा उसके आधार पर निकलेंगी। हमने 9 विशेषताएं नोट की हैं। पहला है 3 गुणों का समावेश, अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत 3 गुणों का समावेश करते हैं। 3 गुणों का समावेश का मतलब ये है कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता होगी उसके अनुसार यदि व्यक्ति काम करता है तो व्यक्ति न्यायी है। और इन 3 तत्वों के आधार पर, मतलब विवेक, साहस, तृष्णा के आधार पर समाज में 3 वर्ग बनते हैं, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तीनों के तीनों वर्ग यदि अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार अपना अपना काम करते हैं तो वह समाज या राज्य न्यायी होगा। इसका मतलब 3 गुणों का समावेश किया है प्लेटो ने। विवेक, साहस, तृष्णा, इनके आधार पर 3 वर्ग बन जाते हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। ठीक है बेटा। दूसरा है नैतिक सिद्धांत। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत वो नैतिक सिद्धांत है, कानूनी सिद्धांत नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि जिसे आज ये फोस्टर ने भी कहा है ये बात कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है। इसलिए प्लेटो का न्याय एक जो है नैतिक सिद्धांत है, कानूनी सिद्धांत नहीं है। तीसरा ध्यान दें, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व एवं संतुलनकारी धारणा। न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व एवं संतुलनकारी धारणा। प्लेटो का जो न्याय है वो मानव मन की वस्तु है, मानव आत्मा की वस्तु है, जबकि प्लेटो से पहले जो न्याय के 3 सिद्धांत मौजूद थे ये न्याय को बाहरी वस्तु मानते थे। चौथा है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। प्लेटो की न्याय सिद्धांत की चौथी विशेषता है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि दार्शनिक शासक वर्ग शासन संबंधित कार्य करेगा, सैनिक वर्ग रक्षा संबंधित काम करेगा और उत्पादक वर्ग जो है उत्पादन संबंधित काम करेगा। इसी को कहते कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। और एक व्यक्तिगत न्याय की बात आती है तो जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता है, मान लीजिएगा मेरे अंदर विवेक की प्रधानता है तो मुझे जीवन पर्यंत बुद्धि संबंधित काम करना चाहिए। किसी में साहस की मात्रा ज़्यादा है तो उसको जीवन पर्यंत रक्षा संबंधित काम करना चाहिए। किसी में तृष्णा या क्षुधा या भूख की क्षमता ज़्यादा है, योग्यता ज़्यादा है तो उसको जीवन पर्यंत उत्पादन का काम करना चाहिए। और एक व्यक्ति जीवन पर्यंत एक ही काम करेगा तो इससे उसे कार्य के अंतर्गत विशेषज्ञता विशिष्टता प्राप्त होगी। पाँचवा है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप सिद्धांत का मतलब यह है कि प्लेटो ने साफ कर दिया है कि जो 3 वर्ग होंगे दार्शनिक,
शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, इनको एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है, बल्कि उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग का सम्मान मिलेगा और सैनिक वर्ग उत्पादक वर्ग दार्शनिक शासक वर्ग की अधीनता में काम करेंगे। छठा है अति व्यक्तिवाद का विरोधी। प्लेटो के न्याय का सिद्धांत अति व्यक्तिवाद का विरोधी है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में प्लेटो जो है ये कहता है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति का राज्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए प्लेटो श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए ये कहते हैं कि व्यक्ति का भी लक्ष्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है, राज्य का भी लक्ष्य जो है श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है। क्या? श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति, इन दोनों का लक्ष्य है, व्यक्ति का भी और राज्य का भी। इसलिए ये कहते हैं कि भाई ये किसी भी रूप में अति व्यक्तिवाद का विरोध करते हैं। सातवां है सावयव एकता का सिद्धांत। प्लेटो ने सावयव एकता का सिद्धांत इसलिए दिया है क्योंकि प्लेटो का कहना है कि जिस तरह से मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, वैसे ही राज्य समाज के अंतर्गत 3 वर्ग बनते हैं। क्या? जैसे मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, वैसे ही राज्य के अंतर्गत 3 वर्ग बनते हैं। और दूसरी बात प्लेटो ने ये कही कि राज्य अपने आप में साध्य है, जबकि व्यक्ति साधन है। इसलिए व्यक्ति राज्य के ऊपर निर्भर है, बिना राज्य के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए प्लेटो ने राज्य को एक नैतिक संस्था कहा है। आठवां है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार के अंतर्गत प्लेटो ने कहा है कि वास्तविक रूप में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार जब कार्य दिया जाएगा तो इससे राज्य के अंतर्गत कार्य क्षमता के अंतर्गत वृद्धि होगी। और वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति यदि अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम करेगा तो ऐसी स्थिति में उस राज्य के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत निश्चित रूप में न्याय की स्थापना की जा सकती है। और 9वां है दार्शनिक शासक। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत शासन की सत्ता की जो बागडोर सौंपी है वो किसको सौंपी है? दार्शनिक शासक को सौंपी है। और प्लेटो का कहना है कि जब तक आदर्श राज्य के अंतर्गत सत्ता की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथ में, दार्शनिक राजाओं के हाथ में, बुद्धिमान लोगों के हाथों में नहीं होगी, तब तक जो है राज्य के अंतर्गत न्याय की स्थापना नहीं होगी। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि दार्शनिक शासक वर्ग के अधीन सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग काम करेंगे। उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग का सम्मान मिलेगा और सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग दार्शनिक शासक वर्ग के निर्देशन में काम करेंगे, क्योंकि दार्शनिक शासक विवेकवान होता है, बुद्धिमान होता है। प्लेटो का कहना है कि मेरे आदर्श राज्य के अंतर्गत ज्ञान की संप्रभुता होगी, ज्ञान का शासन होगा, बुद्धि का शासन होगा। तो ये जो है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की 9 विशेषताएँ हैं। इन 9 विशेषताओं के आधार पर आप प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना वगैरह जो शेष हैं वो कल आपको बता दी जाएंगी। तो मुझे विश्वास है आज की सब बातें आप समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।